Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Taimur Hamid and a very warm welcome to all of you in my YouTube channel Universe of Physics. Today I discussed about Coulomb's law in detail. First of all, I will discuss introduction of Coulomb's law. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कूलम्स लॉ का इंट्रोडक्शन क्या है. ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं. सबसे पहली बात, इस लॉ को प्रपोज किसने किया? प्रपोज बाय. उसके बाद प्रपोज कब हुआ ये लॉ? प्रपोज्ड इन. उसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ लॉ, यानी कि ये किस टाइप का लॉ है हमारे पास. उसके बाद जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है इंट्रोडक्शन में वो है हमारे पास एप्लीकेबल ओनली फॉर, कि ये लॉ हमारे पास किसके लिए एप्लीकेबल है. उसके बाद ऑपरेटर्स जो यूज़ किया गया है इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए. ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ कि वो जो ऑपरेटर्स है वो हमारे पास डिस्कवर्ड किसने किया? ऑपरेटर्स डिस्कवर्ड बाय. यानी कि जो कूलम्स लॉ का हमारे पास इंट्रोडक्शन है उसमें ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है कि इस लॉ को प्रपोज किसने किया, प्रपोज कब हुआ. ठीक है, ये कौन सा टाइप ऑफ लॉ है हमारे पास, एप्लीकेबल हमारे पास किस लिए है, ऑपरेटर्स हमने इसमें कौन सा यूज़ किया है. ठीक है, और ऑपरेटर्स को डिस्कवर किसने किया है. तो सबसे पहले Coulomb's law was proposed by a French physicist Charles Augustin de Coulomb. ठीक है, तो proposed by French physicist Charles Augustin de Coulomb. Charles Augustin de Coulomb. Proposed in, यानी कब propose किया ये लॉ? in 1785. 1785. अब अगर आपसे पूछे कि कूलम्स लॉ आपके पास किस तरह का लॉ है, विच टाइप ऑफ लॉ, तो ये हमारे पास इनवर्स स्क्वायर लॉ है. इनवर्स स्क्वायर लॉ. इसके बाद एप्लीकेबल ओनली फॉर, ये कूलम्स लॉ हमारे पास किसके लिए एप्लीकेबल है? तो एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस. पॉइंट चार्जेस. पॉइंट चार्ज को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे लेक्चर में जाकर डिटेल से डिस्कस करेंगे. ऑपरेटर्स यूज़, यानी कि कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन करते हुए कौन सा ऑपरेटर्स यूज़ किया गया है, उस ऑपरेटर्स का हमारे पास नाम है टॉरिशियन बैलेंस. और ये जो ऑपरेटर्स है टॉरिशियन बैलेंस, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, डिस्कवर किसने किया, उसका नाम था हेनरी कैवेंडिश. हेनरी कैवेंडिश. तो ये चीज़ें हमारे पास इंट्रोडक्शन में आती हैं. अब हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे इस इंट्रोडक्शन को? तो एक्सप्लेन करने का हमारे पास ये तरीका है कि कूलम्स लॉ वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय अ फ्रेंच फिजिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब इन 1785. या आप इस तरह भी कह सकते हैं, इन 1785 अ फ्रेंच फिजिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब क्वांटिटेटिवली मेजर द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस. यानी 1785 में एक फ्रेंच फिजिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब ने क्वांटिटेटिवली मेजर किया फोर्स को दो चार्जेस के दरमियान. ही कैरीड आउट नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. उसने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए कई दफ़ा नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया. टू मेजर द फोर्स बिटवीन चार्जेस, यानी फोर्स बिटवीन चार्जेस को, यानी दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को मेजर करने के लिए चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब ने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए बाय यूजिंग ऑपरेटर्स टॉरिशियन बैलेंस. इस ऑपरेटर्स को यूज करते हुए, टॉरिशियन बैलेंस को यूज करते हुए. ही कैरीड आउट हिज एक्सपेरिमेंटल डेटा इन द फॉर्म ऑफ लॉ नोन एज कूलम्ब लॉ. और वो जो उसके पास एक्सपेरिमेंटल डेटा कलेक्ट हुआ उसको उसने एक लॉ का नाम दे दिया. उस लॉ को क्या कहा जाता है? कूलम्स लॉ. तो शॉर्टली हम इसको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं. 1785 में एक फ्रेंच फिजिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब ने क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की किसके दरमियान? दो चार्जेस के दरमियान फोर्स की. इन 1785
A French physicist, Charles Augustin de Coulomb, quantitatively measured the force between two charges. He carried out number of experiments to measure the force between two charges by using operator's torsion balance. यानी कि उसने इस फोर्स को मेजर करने के लिए नंबर ऑफ टाइम्स बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए फोर्स को दो चार्जेस के दरमियान मेजर करने के लिए, ठीक है। और उसने जो ऑपरेटर्स यूज़ किया फॉर दिस मेजरमेंट, उस ऑपरेटर्स को उसने कहा किसका नाम है, उस ऑपरेटर्स का नाम क्या है, टॉर्शन बैलेंस, ठीक है। अब ही एक्सप्रेस हिज एक्सपेरिमेंटल डेटा इन द फॉर्म ऑफ लॉ, फिर उसने अपने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंटल डेटा को एक लॉ का नाम दिया विच इज़ नोन एज कूलम्स लॉ, और वो लॉ हमारे पास क्या है, कूलम्स लॉ। तो सबसे पहले कूलम्स लॉ के हम किसकी तरफ जाते हैं, स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं कि इसके हमारे पास स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट अब कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ हमें क्या बताता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, यानी जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्जन है किसके दरमियान, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हमारे पास, दो चार्जेस के दरमियान, प्रोडक्ट के, दो चार्जेस के प्रोडक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर में। तो इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे लिखते हैं, द फोर्स ऑफ attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of the charges डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, यानी उन दो चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट के इक्वल है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर में। दो चीज़ें यहाँ पे बताता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के। अब वो चार्जेस हमारे पास कौन से, पॉइंट चार्जेस है, वो चार्जेस हमारे पास कौन से, पॉइंट चार्जेस। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉइंट चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज क्या होता है। अब पॉइंट चार्ज का मतलब है चार्जेस ऑफ वेरी स्मॉल साइज। पॉइंट चार्जेस आपको कौन से चार्जेस होते हैं, चार्जेस ऑफ वेरी स्मॉल साइज, चार्जेस ऑफ वेरी स्मॉल साइज। सबसे पहली बात कि पॉइंट चार्ज हमारे पास कौन से चार्जेस होते हैं, ऐसे चार्जेस होते हैं जिनका साइज हमारे पास क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। अब प्रैक्टिकली चार्ज ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होता है, प्रैक्टिकली चार्ज ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी पॉइंट चार्ज इफ, प्रैक्टिकली चार्ज ऑब्जेक्ट को हम उस वक्त पॉइंट चार्ज कंसिडर करेंगे जब दो चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन होगी, जब दो चार्जेस के दरमियान जो क्या होगी, सेपरेशन जो होगी वो चार्जेस के साइज से ज़्यादा होगी। अब पॉइंट चार्जेस कब कंसिडर करेंगे, चार्ज ऑब्जेक्ट को, बात को समझिए, चार्ज ऑब्जेक्ट को पॉइंट चार्ज उस वक्त कंसिडर किया जाएगा इफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जब दो चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन है वो चार्जेस के साइज से लार्जर होगी, तो उस वक्त उन चार्जेस को क्या कंसिडर किया जाएगा, पॉइंट चार्ज कंसिडर किया जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रैक्टिकली चार्ज ऑब्जेक्ट is considered to be
पॉइंट चार्ज, यानी कि प्रैक्टिकली चार्ज ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट चार्ज उस वक्त कंसिडर करेंगे इफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज लार्जर देन दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जब दो चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन होगी वो चार्जेस के साइज से ज़्यादा होगी, तो उस वक्त उन चार्जेस को क्या कंसिडर किया जाएगा, पॉइंट चार्ज कंसिडर किया जाएगा। अब ये जो सेपरेशन है दो पॉइंट चार्ज के दरमियान, ये कितनी होनी चाहिए, ये हमेशा मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेपरेशन बिटवीन पॉइंट चार्जेस इज ग्रेटर देन साइज ऑफ न्यूक्लियस, यानी जो हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं उनके दरमियान जो सेपरेशन होनी चाहिए वो साइज ऑफ न्यूक्लियस से हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर। अब साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, यानी कि 10 पावर माइनस 15, यानी दो चार्जेस पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होना चाहिए, जो सेपरेशन होनी चाहिए, वो साइज ऑफ न्यूक्लियस से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर, यानी 10 पावर माइनस 15 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर। अगर हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन होगी, जो डिस्टेंस होगा, अगर वो 10 पावर माइनस 15 से लेस हो जाएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर दो चार्जेस के दरमियान सेपरेशन 10 पावर माइनस 15 से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, तो उस वक्त हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस डोमिनेट हो जाएंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के ऊपर, तो वहाँ पे फिर हमारे पास कूलम लॉ वैलिड नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैं साथ लिख देता हूँ, इफ सेपरेशन इज लेस देन 10 पावर माइनस 15, अगर सेपरेशन हमारे पास 10 पावर माइनस 15 से क्या होगी, लेस, देन strong nuclear forces dominate over electrostatic force, तो फिर जो strong nuclear force होगी वो electrostatic force के ऊपर क्या हो जाएगी, डोमिनेट हो जाएगी, तो उस वक्त पे हमारे पास कूलम लॉ वैलिड नहीं रहेगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमारे पास सेपरेशन जो होगी दो पॉइंट चार्ज के दरमियान, अगर वो 10 पावर माइनस 15 से लेस होगी, कम होगी, तो उस वक्त दो पॉइंट चार्जेज होंगे उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस डोमिनेट हो जाएंगी, बजाय किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के। तो जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस डोमिनेट हो जाएंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बजाय, तो उस वक्त हमारे पास जो हमारे पास कूलम्स लॉ होगा वो वैलिड नहीं होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम ये जो स्टेटमेंट हमने डिस्कस की है, ठीक है, इसको फर्दर आगे एक्सप्लेन करते हैं। इस स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, आगे फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टेटमेंट को फर्दर एक्सप्लेन आगे करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले एक मैं डायग्राम ड्रा करता हूँ। दो चार्जेस जिससे बात की है, लेट्स सपोज एक मेरे पास ये चार्ज है Q1 और इसी तरह दूसरा चार्ज है मेरे पास Q2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस। यहाँ पे हमने क्या कंसिडर कर दिए, 2 पॉइंट चार्जेस कंसिडर कर दिए, Q1 एंड Q2। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R, यानी इन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, उसको हमने किससे शो कर दिया, R से शो कर दिया। मैंने दो अपोजिट चार्जेस लिए हैं, आप दो सेम चार्जेस भी ले सकते हैं। सेम चार्ज एक दूसरे को करेंगे, रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो आप दोनों चार्जेस ले सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं, अपोजिट चार्ज भी ले सकते हैं। तो मैंने क्या कंसिडर किया, लेट अस कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन एयर, यानी जो मीडियम है इन दो चार्जेस के दरमियान वो क्या, एयर। और इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, R है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन होगी, वो हमारे पास क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, यानी इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी इन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट की, Q1 Q2। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अगर हम
इस स्टेटमेंट के दूसरे पार्ट पर जाएं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है हमारे पास, दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की, यानी कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये दोनों जो मैंने मैथमेटिकल इक्वेशंस फाइंड की ये हमने इस स्टेटमेंट से फाइंड की, ठीक है, जिसमें हमारे पास कहा गया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये जो मेरे पास इक्वेशन है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r स्क्वायर, ये ईटा टेस्ट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ से आपका एमसीक्यू आता है, कैसे, अगर यहाँ से मैं r को डिस्टेंस को 2 टाइम इंक्रीज करता हूँ या डिक्रीज करता हूँ, इफ r इंक्रीजेज 2 टाइम और डिक्रीजेज 2 टाइम, अगर r को हम 2 दफ़ा इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, 2 टाइम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो 2 टाइम इंक्रीज या डिक्रीज करने से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा फाइनल, ठीक है, जो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट आएगा फाइनल, वो 4 टाइम इंक्रीज या डिक्रीज होगा, क्योंकि हमारे पास r स्क्वायर है, ठीक है, डिस्टेंस को हम अगर 2 टाइम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, यहाँ 1 है, 1 की अगर मैं 2 लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, अगर 3 लिख दें तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इनवर्स रिलेशन है, अगर आप डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे, डिस्टेंस को क्या करेंगे डिक्रीज, ठीक है, तो फोर्स आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन क्या होगी इंक्रीज। अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे, अगर आप इसको करेंगे इंक्रीज, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, फोर्स क्या हो जाएगी हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन, एक को इंक्रीज करेंगे दूसरी डिक्रीज, एक को डिक्रीज करेंगे दूसरी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये इनवर्स रिलेशन हमारे पास होता है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंबाइन करूं, ठीक है, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, अगर इक्वेशन 1 और 2 को आप कंबाइन करें तो आपको क्या नतीजा मिलता है, देखिए दोनों की लेफ्ट साइड सेम है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर लिया कंबाइन कर लिया। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन है इसको हम इक्वलिटी में चेंज करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, चेंजिंग साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनटू इक्वलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, f इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब ये जो k है, दिस k इज नोन एज कांस्टेंट, ये k हमारे पास क्या है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट। तो हम साथ यहाँ पे लिख लेते हैं where k is constant and is known as Coulomb's constant। ये k हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं। अब ये जो कांस्टेंट k है हमारे पास, इसकी जो हमारे पास वैल्यू है, इसकी जो हमारे पास क्या है वैल्यू है, जो कांस्टेंट k है ये डिपेंड हमारे पास किसके ऊपर करता है, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, इन 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो मीडियम होगा उस पर डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ k। द वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो मीडियम होगा k की वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी। एंड जिस तरह हम फोर्स चार्जेस और r को जिस यूनिट में मेजर करेंगे, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगी। तो हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स अपॉन मीडियम बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स वेयर फोर्स चार्ज एंड डिस्टेंस इज मेजर्ड, और वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसमें हम फोर्स चार्ज और r को मेजर करेंगे उस पर डिपेंड करेंगे। तो हम यहाँ पे साथ लिख दे रहे हैं द वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स अपॉन द मीडियम between 2 point charges and the system of units in which force, charge and distance are measured। अगर आपसे पूछ ले कि k की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, तो फौरन आपको बोलना है 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक 2 चार्जेस के दरमियान जो मीडियम होगा उस पर डिपेंड करेगी, और दूसरी चीज़
जिन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम फोर्स, चार्ज और डिस्टेंस को मेजर करेंगे उन पर डिपेंड करेंगे। अब यहाँ तक तो हमारे पास ये वो कूलम्स लॉ था जो हम क्लास 10 तक एक्सप्लेन करके आए थे। अब यहाँ पे बात फोर्स की हुई है, यहाँ पे बात इसकी हुई है फोर्स की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन। तो जब फोर्स की बात हुई है तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर में हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो इट्स मीन इसके बाद हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हम किसको एक्सप्लेन करेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। तो इंशाल्लाह ये जो अभी हमने सारा टॉपिक डिस्कस किया यहाँ तक, तो हमने कूलम्स लॉ की बेसिक स्टेटमेंट और मैथमेटिकल फॉर्म और उसका बेसिक रिलेशन हम फाइंड कर लिए। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा इंशाल्लाह उसमें हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बाद इस कांस्टेंट के की वैल्यू को फाइंड करेंगे और कांस्टेंट के की वैल्यू को हम डिफरेंट मीडियम्स में क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए हमारे पास इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलम्स लॉ के दूसरे पार्ट्स को क्या करेंगे, आगे फर्दर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।